प्रेमा जी अपने कमरे में बैठी अपने पति को याद कर रही थी। उन्हें याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बेटे बहुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुएं तो अपनी सास से घर के काम करवाना चाहती थी, जिससे वह उन पर भड़का करती थी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर प्रेमा जी को परेशान करती रहती थी। सुबह का समय था। प्रेमा जी रसोई में चाय बना रही थी। तभी उनकी बड़ी बहू उमा अंदर आई और ताना मारते हुए बोली, माँ जी क्या हुआ, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? प्रेमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटी अभी बन जाएगी, नाश्ता बना रही थी इसीलिए देर हो गई। अब चाय भी बस तैयार हो रही है। उमा ने चिढ़ते हुए कहा, चाय मैं लेकर आ रही हूँ, आप यह नाश्ता लेकर जाइए, क्योंकि आपके भरोसे रही तो चाय नसीब भी नहीं होगी। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। पूरा घर भूखा है और आप यहाँ इतनी धीरे धीरे काम कर रही हैं। प्रेमा जी ने हल्की आवाज़ में कहा, बेटी आज आशीष ने समोसे बनाने के लिए कहा था, इसलिए उसमें देर हो गई, नहीं तो तुम जानती हो मैं चाय जल्दी बना देती हूँ। उमा ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है आप कितनी जल्दी चाय बनाती हैं। यह सुनकर आशीष, जो अभी रसोई में आया ही था, बीच में बोला, उमा तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। माँ इस उम्र में भी हम सबके लिए इतना करती हैं। उमा आज के बाद माँ से इस तरह बात कभी मत करना। आशीष की बात सुन प्रेमा ताने मारते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ को भी समझा दो कि अगर उन्हें धीरे धीरे काम करना है तो एक जगह पड़ी रहें, काम हम खुद कर लेंगे। ऐसा कहकर उमा चाय और नाश्ता लेकर रसोई से बाहर चली गई। आशीष ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? तुम अपने कमरे में आराम से क्यों नहीं बैठ जाती? तुम्हारी तीन तीन बहुएं हैं, वह खुद ही तुम्हें बनाकर दे देंगी। प्रेमा जी कुछ नहीं बोली। वे चुपचाप अपनी चाय लेकर वहाँ से अपने कमरे में चली गईं। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाली प्रेमा जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोनों बेटों आशीष और मनीष के लिए समर्पित कर दी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वक्त के साथ उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। बेटों की शादी के बाद ऐसी बहुएं आई कि धीरे धीरे घर में प्रेमा जी की अहमियत कम होती गई। उनके दिल में एक गहरी चोट लगी थी। कमरे में जाकर वे अपने पति राघव जी की तस्वीर के सामने बैठ गईं और रोते हुए बोली, क्या मैं इतनी बोझ बन गई हूँ कि अब मेरे अपने ही मुझे ताने मारते हैं? प्रेमा जी पुरानी यादों में खो गईं। उनकी आंखों के सामने वह दिन आ गए जब उनकी बहुएं उमा और रंभा उनके कमरे में आई थी। उमा ने कमरे में घुसते ही कहा, माँ जी आप यहाँ आराम से बैठी रहती हैं और हम लोग सारा दिन घर का काम करें, कुछ तो आप भी काम कर लिया करो, इतना भी आराम अच्छा नहीं है। रंभा ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ माँ जी थोड़ा हाथ बटा लिया करो, आखिर यह घर आपका भी है, बस बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे बैठी रही तो बीमार पड़ जाओगी और फिर अगर आप बीमार हो गई तो
आपकी देखभाल कौन करेगा? हमें तो वैसे भी काम से फुर्सत नहीं मिलती रही, आपकी सेवा वह हमसे होगी नहीं, तो अच्छा यही होगा कि आप अपने यह हाथ पैर थोड़ा चलाओ। प्रेमा जी को उनकी बातें बहुत चुभ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा मैं तो खुद ऐसे बैठना नहीं चाहती, पर मुझे लगता था कि तुम्हें मेरा घर में काम करना पसंद नहीं होगा, इसलिए मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुम जो काम कहो मैं कर दूंगी, बताओ क्या करना है मुझे? उमा ने अपनी सास की बात सुनकर कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, घर में काम की क्या कमी है? आप ऐसा करना, सुबह शाम का चाय नाश्ता आज के बाद आप ही बना देना, और छोटे मोटे काम वो तो आपको पता ही है घर में होते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं कमरे से बाहर चली गईं और प्रेमा जी वहीं खामोश खड़ी रह गईं। प्रेमा जी अब भी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उनकी बहू उमा कमरे में आई और बोली, माँ जी 2 घंटे हो गए हैं, अगर आपकी चाय खत्म हो गई हो तो अब जाकर खाना भी बना दीजिए। प्रेमा जी ने उमा की तरफ देखा और बोली, हाँ बेटा अभी आ रही हूँ, वो थोड़ा आँख लग गई थी। उमा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, सही है आपका, जब मन करे सो जाती हो, और काम ही क्या है आपका, और हमें देखो हम आपकी वजह से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। जब भी आपके बेटे से बोलती हूँ तो वह बोलते हैं कि माँ को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। रही बात देवर जी की, तो वह और रंभा तो जब मर्जी घूमने चले जाते हैं। उमा की ऐसी बातें सुनकर प्रेमा जी को बहुत तकलीफ हुई। वह बोली, बेटा मैं आज ही आशीष से बात करूंगी कि वह तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ। इतना सुनना था कि उमा गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है उनको कुछ बोलने की, और हाँ अब जल्दी से खाना बना दीजिए। यह कहकर उमा कमरे से चली गई। उमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रेमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उस अपने आंसू पोंछकर वो खाना बनाने के लिए रसोई में चली गईं। खाना बनाते बनाते प्रेमा जी को 2 दिन पुरानी बातें याद आने लगी। दोपहर का समय था। उमा और रंभा अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी सहेली प्रिया खड़ी थी। अरे प्रिया, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आई हो, उमा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया अंदर आई और सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ यार, शादी ब्याह के बाद इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि मिलने का वक्त ही नहीं मिला। वैसे तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? उमा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मत पूछो यार, यहाँ तो जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ऐसा क्या हो गया? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। रंभा भी बातचीत में शामिल हो गई और बोली, अरे क्या बताएं प्रिया, यहाँ घर में सबसे बड़ी समस्या हमारी सासू माँ है। दिन भर बैठी रहती हैं, कभी कुछ करती भी नहीं, ना ढंग से खाना बनाती हैं और ना ही घर के काम में कोई मदद। प्रिया ने हैरानी से पूछा, अच्छा लेकिन
बूढ़े लोग तो वैसे भी आराम चाहते हैं, तुम लोग उनसे इतना काम क्यों करवाती हो? उमा ने व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोली, अरे यार, काम करवाना तो दूर की बात है, हम तो चाहती हैं कि यह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं या फिर वृद्धा आश्रम ही चली जाएं। कम से कम हम चैन से रह सके। रंभा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो दीदी, हमारी जिंदगी जैसे रुक गई है। हर वक्त इन्हें देखना पड़ता है, इनकी सेवा करनी पड़ती है। सच कहूँ तो मैं तो अपने पति मनीष से भी कह चुकी हूँ कि माँ को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, लेकिन इनको तो हमेशा अपनी माँ की चिंता लगी रहती है। प्रिया ने चौंकते हुए पूछा, अरे लेकिन उमा, तुम्हारे पति क्या कहते हैं इस बारे में? उमा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, आशीष को तो मैं जब भी कहती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं। मेरा दिल तो करता है इनको आज ही वृद्धाश्रम भेज दूँ। प्रिया ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन यार, यह तो गलत बात है। आखिर वह तुम्हारी सास हैं, उन्होंने तुम्हारे पतियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। रंभा ने नाक चिढ़ाते हुए कहा, ओहो प्रिया, तुम भी वही पुराने ज़माने की बातें करने लगी। आजकल कौन अपनी सास की इतनी सेवा करता है? वैसे भी हमारी शादी हुई थी हमारे पतियों से, ना कि उनकी माँ से। यह सब बात प्रेमा जी अपने कमरे में बैठी सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं लगा था कि उनकी बहुएं उनके बारे में इस तरह सोचती हैं। वह सोचने लगीं, क्या सच में मैं इस घर में अपनी बहुओं के लिए बोझ बन गई हूँ? प्रेमा जी अपनी यादों में खोई हुई थी कि तभी उमा की तेज़ आवाज़ आई, माँ जी, आज खाना बन जाएगा या होटल से ऑर्डर कर दूँ? उमा की तेज़ आवाज़ ने प्रेमा जी को हिलाकर रख दिया। फिर उन्होंने जल्दी से खाना बना दिया और रोटियां भी बनाकर पैक करके रख दी। फिर उमा से बोली, बहू, मैंने खाना बना दिया है, मैं थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। उमा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी प्रेमा जी अपने कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रंभा ने उनका रास्ता रोककर कहा, माँ जी, अगर आपको आज खाना नहीं बनाना था तो बोल देती। प्रेमा जी हैरान होकर रंभा से बोली, बहू, मैंने तो खाना बनाया है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रंभा बोली, जानती हूँ आपने खाना बनाया है, पर इतना कम खाना बनाने से तो अच्छा था कि आप ना बनाती। अगर बनाने में इतना ही आलस आ रही थी तो मुझे ही बोल देती, मैं बना देती। शाम को जैसे ही प्रेमा जी के बेटे आशीष और मनीष घर आते हैं, उनकी पत्नियां उमा और रंभा पहले से ही इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही आशीष और मनीष अंदर आते हैं, दोनों बहुएं अपनी बातें शुरू कर देती हैं। उमा ने शिकायत लगाते हुए कहा, देखिए आशीष जी, आपकी माँ का हाल, पूरा दिन सोती रहती हैं, खाना बनाने का भी मन नहीं करता। आज तो मुश्किल से कुछ रोटियां बना दी, वह भी इतनी कम कि किसी का पेट भी ना भरे। आशीष हैरान होकर बोला, माँ ने ऐसा किया, लेकिन माँ तो हमेशा सबका ख्याल रखती हैं,
उसी वक्त रंभा बोली, ख्याल जेठ जी, आप तो बस माँ की तरफदारी करते रहते हो। अगर आज देख लेते तो समझ जाते। मैंने तो उनसे साफ साफ कहा था कि अगर खाना नहीं बनाना था तो मुझे बोल देती, लेकिन इतनी लापरवाही, यह तो हद हो गई। मनीष गुस्से से बोला, क्या सच में माँ आपने ऐसा किया? प्रेमा जी दुखी होकर बोली, बेटा मैंने तो पूरा खाना बनाया था, शायद थोड़ा कम पड़ गया हो। उमा बीच में ही बोल पड़ी, अरे यह तो आप हर बार कहती हैं माँ जी, लेकिन सच यह है कि आपको अब हमारा ख्याल ही नहीं है। रंभा उमा की बात में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ दीदी ने सही कहा आपने। आशीष गुस्से में बोला, माँ यह सब क्या है? क्या आपको अब हमारी कोई फिक्र नहीं? अगर आप थकी हुई थी तो पहले बता देती। जैसे ही घर आओ तो यह सब बातें सुनने के लिए मिलती हैं। प्रेमा जी आंखों में आंसू लिए बोली, आशीष मैंने तो कभी किसी से शिकायत नहीं की। मैं बस चाहती थी कि सब खुश रहें, लेकिन आज तुमसे यह सब सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तभी मनीष बोला, माँ अब आपकी यह बातें हमें मत सुनाओ। यह कहकर आशीष और मनीष अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेमा जी अकेली खड़ी रह जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने बेटे उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाली प्रेमा जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोनों बेटों आशीष और मनीष के लिए समर्पित कर दी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आया। बेटों की शादी के बाद ऐसी बहुएं आई कि धीरे धीरे घर में प्रेमा जी की अहमियत कम होती गई। बहुओं के ताने, अपमान और बेटों की उपेक्षा ने प्रेमा जी को अंदर से तोड़ दिया था। उस रात कमरे में जाने के बाद प्रेमा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन्हें अपने पति राघव जी की बातें याद आने लगी। राघव जी हमेशा कहते थे, प्रेमा अपने पास हमेशा थोड़े बहुत पैसे जरूर जमा करके रखना, वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। उन्होंने अपने पति की इस सीख को कभी नहीं भुलाया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़रूरतों से बचाकर कुछ पैसे जमा किए थे। रात भर आंसू बहाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब यह सब वह और नहीं सहेंगी। अगली सुबह प्रेमा जी ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने उस छोटे से घर में जा रही हूँ जिसे तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कभी खरीदा था। वहाँ मैं अपने तरीके से रहूँगी। आशीष ने चौंक कर पूछा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यहाँ आपको कौन तकलीफ दे रहा है? प्रेमा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तकलीफ नहीं बेटा, बस अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर रंभा ने चिढ़ते हुए कहा, माँ जी आप अकेले वहाँ कैसे रहेंगी? यहाँ सब सुविधाएं हैं। प्रेमा जी ने गंभीरता से कहा,
सुविधाओं से ज़्यादा ज़रूरी इज्जत होती है। बहू, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और गांव के बाहरी छोर पर स्थित अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ी। उस घर में पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली। यह घर उनका अपना था, जहां कोई उन्हें ताने नहीं मार सकता था। अपने छोटे से घर में उन्होंने अपनी जमा की हुई पूंजी का सहारा लिया और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। गांव के बच्चों की शिक्षा की स्थिति देखकर उनके दिल में एक नई भावना जागी। उन्होंने अपने छोटे से घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन प्रेमा जी के पढ़ाने का तरीका और उनका स्नेह बच्चों को खींच लाया। धीरे धीरे गांव के अधिकतर बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। प्रेमा जी ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास भी सिखाया। उनके पढ़ाए बच्चे स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। इस खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। गांव के बाहर भी लोग प्रेमा जी की तारीफ करने लगे। उनकी शिक्षा देने की कला इतनी मशहूर हो गई कि पड़ोसी गांव से भी बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। प्रेमा जी की मेहनत रंग लाई और उनके काम की सराहना होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति ने उनके बारे में सुना और उन्हें एक स्कूल खोलने के लिए आर्थिक सहायता की पेशकश की। प्रेमा जी ने इसे एक बड़े अवसर के रूप में लिया और गांव में एक स्कूल की नींव रखी। स्कूल का नाम प्रेमा विद्या मंदिर रखा गया। स्कूल तेजी से लोकप्रिय हुआ और प्रेमा जी की मेहनत के चलते यह एक प्रतिष्ठित संस्थान बन गया। अब प्रेमा जी के पास संपत्ति भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गांव के विकास और गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाया। प्रेमा जी की इस सफलता की खबर उनके बेटों तक भी पहुंची। अब उनके बेटों को अपनी मां की असली कीमत समझ में आई। वे अपनी मां से माफ़ी मांगने आए, लेकिन प्रेमा जी ने उन्हें समझाया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता। प्रेमा जी की कहानी गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब वे न केवल गांव की सबसे सम्मानित महिला थी, बल्कि एक मिसाल भी थी। उनके पति की वह सीख थोड़े बहुत पैसे जरूर जमा करना उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई और उन्हें एक नई राह दिखा गई। प्रेमा जी का यह नया सफ़र उनके बेटों और बहुओं के लिए एक सबक था। प्रेमा जी के पति ने जिस प्रकार से बचत करने की सलाह दी थी, उसी के कारण आज वह अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी और यह मुकाम हासिल किया, जिससे उन्हें सभी लोग बहुत मान सम्मान और प्रसिद्धि मिली। कुछ समय बाद उन्हें सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।